सेक्शन 13। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड। ठीक है, पहला क्लॉज तो ये बोलता है, देखो 13 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि दिस सेक्शन दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। मतलब दोनों में से कोई एक और लिखा है, देखो दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर है तो ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा। फिर 12 में नहीं जाओगे आप लोग, ध्यान रखना। अगर बाई चांस कभी कोई बंदा रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों में से एक बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, देन आप सेक्शन 12 में नहीं जाओगे, फिर कौन सी क्लॉज पे आओगे, सीधा 13 पे आओगे। ठीक है, अब देखिए इसका रिजिडुअल क्लॉज क्या कहता है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 13 shall be the location of recipient of service। क्या बोला जाएगा, सीधा बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि 3 से लेकर 13 तक को छोड़ करके प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द सर्विस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 13 shall be the location of recipient of service। मतलब सबसे पहले इन्होंने क्या बोल दिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाएगा। दूसरा, provided at where the location of recipient of service is not available in the ordinary course of business, the place shall be the location of supplier of the service। ये क्लॉज तो सेम है, सेम है 12(1). 12(1) भी यही बोलता कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस ले लो, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका एड्रेस ले लो, उसका एड्रेस नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस ले लो। इनमें अब रजिस्टर्ड पर्सन इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों में सोच सकता बाहर वही बंदा, इसलिए बोला है कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मानेंगे। उसके अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो किसका मानेंगे, जो प्रोवाइडर है, मतलब सप्लायर का मानेंगे। क्लियर है, अल्टीमेटली इंडिया में टैक्स चाहिए तो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब स्पेशल कैटेगरीज पढ़ते हैं। पहला इसमें स्पेशल कैटेगरीज वही है आपका, पढ़ेंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन वेयर एक्चुअली परफॉर्म, वेयर एक्चुअली परफॉर्म। सबसे पहली बात, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are required to be made physically available by recipient of service to supplier of service or to a person acting on behalf of supplier of the service in order to provide the service, provided that when the such services are provided from remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where goods are situated at the time of supply। देखो ये क्या कहा जा रहा है, ये जैसे गुड्स वगैरह होता है, आपने आउटसाइड इंडिया से गुड्स लेकर के आए, खराब हो गया, ठीक है, सप्लायर तो बाहर का है, रिसिपिएंट इंडिया में, अब उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर बाहर बैठा हुआ है, रिसिपिएंट तो यहाँ पे है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, जहां पे गुड्स अवेलेबल है, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस टू सप्लायर ऑफ सर्विस। कह रहा है कि जो गुड्स है वो रिसिपिएंट सप्लायर को अवेलेबल कराएगा उस गुड्स में सर्विस देने के लिए, और टू ए रजिस्टर्ड पर्सन एक्ट या थर्ड पर्सन, तो उस केस में कौन सा प्लेस माना जाएगा, जहां पे एक्चुअली में गुड्स अवेलेबल है। गुड्स इंडिया में तो इंडिया माना जाएगा, गुड्स आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर गुड्स इंडिया में लेकिन इंजीनियर बाहर से बैठ के रिमोटली ठीक कर देता है जूम कॉल पे लेकर के, ठीक है, या कैसे भी, तो कह रहा है जहां पे एक्चुअली में आपका गुड्स सिचुएटेड होगा, अगर इंडिया में है प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा, अगर वो गुड्स बाहर चला गया बाहर ठीक है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
बी, 3 का बी है ये। सर्विस सप्लाई टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव आइदर as a recipient of service, person acting on the recipient which requires a physical presence of the recipient, वो भी यही बात कह रहा है आपका। ठीक है, सेम फिजिकल प्रेजेंस जो आपका माना जाएगा। आ जाओ 4 पे, आ जाओ आपका 4 कौन सा है, इनवॉल्व प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसका भी ये होने वाला है जहां पे एक्चुअली में प्रॉपर्टी होगी। पढ़ते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इनवॉल्व प्रॉपर्टी including service supply in this regard by experts and state agents, supply of accommodation by hotel, inn, guest house, club, by whatever name called, grant of right to use of your property, services for carrying out or coordination of construction work, including the architecture and interior decorators, serve the place where the immovable property is located or intended to be located। सिंपल वही बोल रहा है, वहां पे भी यही था, इमोबल प्रॉपर्टी केस में यही था, जहां पे इमोबल प्रॉपर्टी होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे भी आपका क्या है आंसर, दैट विल बी द इमोबल प्रॉपर्टी जहां पे एक्चुअली है। ठीक है, अल्टीमेटली जो तीसरा क्लॉज क्या था, अगर गाड़ी है कोई गुड्स अवेलेबल है जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस चाहिए तो उसका जहां तक एक्चुअल लोकेशन चाहिए वही होगा। यहाँ पे भी इमोबल प्रॉपर्टी में भी इन्होंने यही बोला है। ठीक है, जो आप 12(6) था याद है, एडमिशन, अगला क्लॉज आ गया। The place of supply of services by way of admission और ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एडमिशन के लिए अलग था, याद है, एडमिशन के लिए 12(6) था और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 12(7) था। यहाँ पे 12(6) और 7 दोनों को मर्ज कर दिया गया है और बोला गया है जहां पे इवेंट एक्चुअली में शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली होल्ड। उनको इस चीज से मतलब नहीं कि रजिस्टर है नहीं है, जहां पे एक्चुअली में आपका इवेंट होल्ड हुआ है दैट विल बी द योर प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो इवेंट का एडमिशन की टिकट बुक कर रहे हो या आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद ये क्लॉज बोला गया है कि अगर आपका तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज, पांचवा क्लॉज, मैं 12(6) पढ़ रहा हूँ, 13(6), कि अगर तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज, पांचवा क्लॉज मोर देन वन लोकेशन पे है, आधा काम आपने इंडिया में कराया, आधा दुबई में कराया, आधा लंदन में कराया, आधा ऑस्ट्रेलिया में कराया, तो जितना इंडिया का पार्ट है ना उतना टैक्स बन जाएगा। सिंपल लाइन ये कह रहा है। ठीक है, लोकेशन ऑफ टैक्सल डायरेक्टली माना जाए। मान लो हो सकता है कुछ चीज यहाँ कराई, मान लो कोई इवेंट हो रहा है, किसी ने बोला भाई रोका तो मैं जयपुर में कराऊंगा, उसके बाद का जो रिचुअल्स होते हैं दुबई में कराऊंगा, उसके बाद के रिचुअल्स जो होते हैं शादी ब्याह रिसेप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में कराऊंगा। तो जो इंडिया का पार्ट है डेट विल बी इंडिया में होगा। या मान लो किसी सिंगर को हमने हायर किया, कुछ पार्ट हमने कुछ जो इवेंट कराने वाली कंपनी है, आ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चेयर लेके बैठ जाओ। तो जो कुछ पार्ट अगर आपका इवेंट का कुछ पार्ट मान लो, जैसे होता है ना इवेंट जब कराते हैं क्यों कराया जाता है, अपने अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए या कस्टमर को हायर करने के लिए। अभी एक रिसेंटली क्या हुआ, एक ऐसा एक ना प्लॉट बेचने वाले कंपनी है, प्लॉट बेचने मतलब प्लॉट बेचने वाले कंपनी ने क्या हुआ कि उनको स्टार के तौर पे खली को बुलाया उन्होंने। इसलिए बुलाया मुझे समझ नहीं आया, प्लॉट का खली से क्या मतलब, खली जानते हो, ग्रेट खली फाइटर जो है तुम लोग भी, उनको बुलाया। लॉजिक समझे, बट लॉजिक ये है कि अगर बंदे भीड़ इकट्ठा होगा तो पता चलेगा ये कंपनी प्लॉट बेचती है तो उससे उनका नाम होगा। तो इवेंट तो इसलिए कराया जाता है ना, वहां पर डांस शो वगैरह हुआ, खली आए थे तो हो गया इवेंट शो। तो इवेंट नॉर्मली किस लिए कराया जाता है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर मान लो जो इवेंट कराने वाला बंदा है उसको तो अलग अलग जगह पे भी कस्टमर मिल सकते हैं, तो कुछ एक इवेंट इंडिया में रखवा दिया, एक इवेंट वहां रखवा दिया, एक इवेंट वहां, तो कह रहा है जो पांच छठा क्लॉज कह रहा है कि इस केस में जो इंडिया का पार्ट होगा डेट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडिया के केस में इंडिया वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ 7वें नंबर। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ये क्लॉजेस पढ़ाया जा रहा है, इसमें कहीं भी कोई चीज इलॉजिकल लग रहा है, लग रहा है तो पूछ रहा वैसे कहीं से भी टैक्स नहीं बचना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट के पास आना ही चाहिए। क्योंकि देखो पहले के लॉज जो थे, हमारा एक्साइज ले लो, कस्टम ले लो, सर्विस टैक्स ले लो, उन सब में ये सारी चीज प्रॉब्लम थी, उन सबको हटा कर सीधा ये बनाया। अब मान लो पहले लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे, 12 12
12 जो 4 था एक्चुअली परफॉर्मेंस वाला या ट्रेनिंग वाला परफॉर्मेंस वाला कुछ भी ले लो, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। उसका दूसरा क्या बोलता है, ऑन रिकॉर्ड। तो अगर मान लो विदेशी से बंदा से बुलाओगे, उससे काम कराओगे, तो लोकेशन बाहर हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचेगा ही, क्योंकि एक्सपोर्ट का एलयूटी है। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा इस केस में, अगर बाहर का बंदा आकर के इंडिया में सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही होगा। तो इन्होंने इस तरीके से जीएसटी एक्ट को डिजाइन किया है कि सारी जो बहुत सारी जो लड़ाइयां हैं वो खत्म हो जाए। लड़ाइयां इन द सेंस की बहुत सारे कंफ्यूजन था पिछले एक्ट में कि ये होगा तो क्या होगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, कपड़ा लेकर के आया, कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया गया, ये मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स पे करो, अलग अलग थे। तो वैसी ऐसी चीजों को इसके अंदर टच करने ही नहीं दिया। नेक्स्ट आ जाओ, 7वां क्लॉज क्या कहता है। पहला था कि आपका अलग अलग स्टेट में था, छठा क्लॉज अलग अलग कंट्री में। 7वां क्लॉज कहता है अलग अलग स्टेट में तो क्या होगा, तो वही होगा, प्रपोर्शनलिटी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, या तो एग्रीमेंट बना होगा, एग्रीमेंट बना नहीं तो प्रपोर्शनलिटी डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्लॉज आपका यही है कि अगर क्लॉज 3 4 5 में अगर मोर देन वन स्टेट में है तो क्या होगा। तो कह रहे हैं एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट की जगह हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो प्रपोर्शनलिटी कर दिया। 8वां क्लॉज आ जाओ, 8वां 9वां क्लॉज बहुत ईजी है, बैंकिंग के लिए अप्लीकेबल होता है। पढ़ो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर या intermediaries. A service consisting of hiring of means of transport, including yachts, but excluding aircraft and vessels up to the period of 1 month. दोबारा पढ़ो, the place of supply of the following service shall be the location of supply। किसका होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। इस केस में देखो इन्होंने बोला हुआ है, अब मान लो पहला एग्जांपल लेता हूँ बैंक का। बैंक ने किसी एनआरआई को, एनआरआई समझते हो, नॉन रेसिडेंट इंडिया का, बैंक इंडिया में खाता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको कुछ सर्विसेज दी। तो अगर पहले क्लॉज में होगा तो क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, जो कि इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर जाएगा तो टैक्स तो लगेगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जो लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इंडिया का बैंक इंडिया में टैक्स, किसी ने इंटरमीडिएट सर्विसेज दी है वो भी इंडिया का बैंक इंडिया में टैक्स। इंटरमीडिएट सर्विसेज उसके लिए है जैसे कि बाहर का लोग आया घूमने के लिए, अब यहाँ पे उन्हें वो हायर कर लिया, क्या बोलते हैं, ट्रेवल एजेंट हायर कर लिया। ठीक है, इस केस में ट्रेवल एजेंट प्रोवाइडर है, रेसिपेंट कौन हुआ, टूरिस्ट, या ट्रेवल एजेंट इंटरमीडिएट हो गया। मान लो कि मिस्टर ब्रेटली आए यहाँ पे, ब्रेटली जानते हो कौन है, सेकंड देखते हैं और कौन बोल रहा है। एक ठीक है, फिर मैं यही एग्जांपल दे सकता हूँ, मुझे यही पता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को एनआई के में कौन कौन पसंद है। तो जैसे ब्रेटली इंडिया घूमना चाहते हैं, वैसे घूम तो चुका होगा बट मान लेते हैं, उसने XYZ ट्रैवल हायर किया कि भाई ब्रेटली ने इनसे कांटेक्ट किया कि मुझे एक होटल रूम करा दो, अब इस भाई से होटल रूम करा दिया। तो इस केस में रिसिपेंट तो ये है, सप्लायर ही है भाई साहब, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ द हायरिंग ऑफ बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर आपने कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए याच हायर, वो याच मतलब समझते हो बड़े बड़े जो वेसल्स बोट्स वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, 30 महीने 30 दिन के लिए हायर करते हैं तो ये इस वाले क्लॉज में फॉलो हो जाएगा। और क्या होगा, सप्लायर का जो सप्लायर का एड्रेस होगा वो होना चाहिए। ठीक है, अब बोलो सर यहाँ पे रिसिपेंट, वो तो बाहर वाला बंदा हुआ है, सामान उठा के ले जाना था इंडिया से, बोला भाई इसमें सामान उठा के भेज दो मेरे को बाहर, और रिसिपेंट तो बाहर बैठा है, तो इसलिए तो बोला कि सप्लायर वही पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, अब इन्होंने अकाउंट मीन्स बताया, अकाउंट मतलब क्या होता है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, ये पर्टिकुलर रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है नोवा क्लॉज, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स other than by way of mail, courier shall be the place of destination of such goods. The place of supply of services of transportation of goods other than by way of mail or courier, the shall be the place of destination of goods. अब ये देखो
यहाँ पर मैं पहली बार एक लिया है डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। ये देखो, जब आपका कोई भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज देते हो, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज होगा, उस केस में जहां पे गुड्स जा रहा है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब अल्टीमेटली मुझे सामान भेजना ऑस्ट्रेलिया इंडिया, बेनिफिट दे रहा है एक्सपोर्ट वालों को कि ध्यान रखना एक्सपोर्ट है। अब गुड्स बाहर कब जाएगा? जब आप एक्सपोर्ट करोगे। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फंड फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया हुआ। इस केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? डेस्टिनेशन गुड, जहां पर गुड जा रहा है वहां माना जाएगा आपका। और वैसे भी जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड, पता है सेक्शन 10 में बताया था मैंने, तो याद है जहां पे गुड्स की मूवमेंट खत्म होती है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1) याद है? वही बात। ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हो, किस चीज की? गुड्स की, तो दैट विल बी योर डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पढ़ो। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज shall be the place where the passenger embark। अगर आदमी को, आदमी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इन शॉर्ट मतलब जब आदमी जो जा रहे हैं तो मतलब आपका एरोप्लेन वगैरह हो गया, रेल वगैरह, ट्रेन वगैरह, तो उस केस में जब पैसेंजर जाएंगे तो जहां से एक्चुअली पहले एम्बार्क होगा। ठीक है। हाँ, ठीक बात था। हाँ, next, the place of supply in respect of passenger transport and services shall be the place where the passenger embark the conveyance for continuous journey। ठीक है। जहां अगर गुड्स का अगर प्लेस ऑफ सप्लाई देखना तो जहां पे आपका डेस्टिनेशन है, लेकिन पैसेंजर केस में जहां पे आपने पहले एम्बार्क किया, एम्बार्क मतलब तो सब पहले आप उसके ऊपर बैठना चाहते हो, बैठ दो। सेक्शन 11, the place of supply of services provided on board a conveyance during the course
द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, उसमें भी था ये क्लॉज जहां से कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ था, यही था उसका। कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग सर्विस इंटेंडेड टू बी होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम व्हाइल ऑन बोर्ड shall be the first scheduled point of departure। सेम है लास्ट की तरह, उसमें भी यही था कि अगर आप ऑन बोर्ड को भी सर्विसेज दे रहे हो तो वो भी स्टार्टिंग पॉइंट था, ये भी आपका यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ OIDAR, ऑनलाइन डाटा इंटीग्रेशन सर्विसेज। OIDAR सर्विसेज समझते हो क्या होता है? ठीक है, अभी इसको ये तो होल्ड करता हूँ। ठीक है, इसको पहले डिटेल में सुनो, OIDAR सर्विसेज क्या होता है। आपका ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, 12 12 एक सेपरेट पढ़ना पड़ेगा मुझे, जो लास्ट वाला है इसका 12 उसको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि 14 सेक्शन वाली। ठीक है, OIDAR मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो इस समझना आता है।